वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के YouTube चैनल पर एक बार मैं प्रियंका आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ मेडिसिन, कुछ औषधियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैच करने के लिए। ठीक है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे मेरे साथ ही क्लास देख पाएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में करा रही हूँ। चाहे आप UPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलिम्स या फिर RO री एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लासेस सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वही टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा नया कोर्स लॉन्च किया जा चुका है, आप परचेज कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए उन पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपको, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, इस सारी फैसिलिटी के साथ दिए जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो अलग से ग्रुप में आप अपने डाउट का डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये ग्रुप दिया जा रहा है जिसमें आप अपने सारे डाउट क्लियरेंस के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं उसमें आपको सारे फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ रेगुलर चल रही है 9 बजे। इसके साथ साथ दोपहर वाली सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, फॉलो करते रहिए डेली। तो चलिए बिना देर किए अब अपनी क्लास देख लेते हैं। तो औषधियों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण, इन सभी कामों में किया जाता है, उनको बोलते हैं मेडिसिन या फिर ड्रग्स कहलाती हैं। रसायन या औषध को चिकित्सा विज्ञान में उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब ये कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। तो पहला है एंटीपायरेटिक्स हैं, सेकंड एनाल्जेसिक्स हैं और इनमें भी कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, इनका क्या यूज़ है हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वारनाशक या एंटीपायरेटिक्स जिनको बोलते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए, हाई फीवर जो होता है उसमें टेम्परेचर बॉडी का कम करने के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं, ज्वारनाशक। एग्जाम्पल याद रखिएगा जैसे कि एस्प्रिन है, ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, पैरासीटामोल है और फिनेसिटीन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल है एंटीपायरेटिक्स के। सेकंड आ जाता है पीड़ाहारी या फिर दर्दनाशक। एनाल्जेसिक्स देते हैं दर्द में औषधि जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकी कुप्रभाव के दर्द को कम करती है। ठीक है, तो ये दर्दनाशक कहलाएगी। इसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया, एक अनिद्राकारी औषध है और दूसरी निद्राकारी औषध है। अब इसमें देख लेते हैं अनिद्राकारी दर्दनाशक और निद्राकारी पीड़ाहारी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स में देखेंगे तो एस्प्रिन है, एस्प्रिन 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके साथ साथ पैरासीटामोल भी है, इसको 2-एसिटोमिडोफिनॉल भी बोल रहे हैं और ये अनिद्राकारी दर्दनाशक है, मतलब कि नींद नहीं आती है। ठीक है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो नींद के साथ दर्द को या फिर फीवर को कम करने का कार्य करती हैं। तो निद्राकारी पीड़ाहारी है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, औषध जो जब सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती है तथा दर्द कम करती है तो निद्रा उत्पन्न करती, नींद उत्पन्न करती, जबकि यह निद्राकारी कहलाती है। जबकि अधिक मात्रा में वह आलसीपन जिसको बोलते हैं लेग्जीनेस, कोमा तथा मृत्युकारक हो सकती है। तो इनका जो अमाउंट है बहुत कम यूज़ किया जाता है। निद्राकारी पीड़ानाशक मुख्यतः इसमें अफीम आते हैं, अफीम जैसे उत्पाद भी आएंगे जैसे कि मॉर्फिन है, कोकीन है, हेरोइन है, ये सारे दिए जाते हैं तथा ये आदत निर्माणक होते हैं, मतलब ज़्यादा बार दिए जाए ना तो इनकी आदत पड़ जाती है। यह निद्राकारी ओसिएट कहलाते हैं और क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं अभी एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स ये सब कौन है और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स की। तो वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं पूतरोधी कहलाते हैं। इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और आप डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो इनको याद रखिएगा अगर एग्ज़ाम में आता है। पूतरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुँचाते तथा इनके प्रयोग कटने और घावों पर किया जाता है। इनका सामान्य उदाहरण देखिएगा जैसे कि मर्क्यूरोक्रोम, यूरिक एसिड,
आइडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? जब भी आपके घाव लग जाते हैं या फिर आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है उसके बाद जो घाव भरने के, या कोई वुंड हो गया, मतलब कोई फोड़ा फुंसी होने के बाद जब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रह जाती तो आप एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं जिससे वो कटने या घाव पर वो सही हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करेंगे। खासकर विंटर में आप लोगों ने देखा होगा कि एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करते हैं, बोरोप्लस सभी को आई थिंक याद होगी, तो मैं बस उसे रिलेट करके आपको याद करा रही हूँ कि वो हीलिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। विसंक्रामक क्या है? डिसइंफेक्टेंट हैं। ये क्या करेंगे? वे रसायन जो जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज़ हो रहे हैं? नष्ट करने के लिए, ठीक है। विसंक्रामक कहलाएंगे। इनका प्रयोग क्या है? उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग्स, इनके विसंक्रमण या फिर डिसइंफेक्टेंट के रूप में इनका यूज़ करते हैं। ये जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते, जैसे कि फिनॉल, ठीक है, मेथिल फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ज़्यादा जो फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए आपने देखा होगा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, वो इसीलिए है, ठीक है। वो क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्श पे या कहीं भी जहाँ पर भी आप सफाई करना चाहते हो, हैंडल्स हो गए, बाकी चीज़ें, तो वहाँ पर इनका डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होगा। फिर आता है ट्रैंक्विलाइज़र। इन्हें प्रशीतक बोलते हैं, प्रशांतक बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये मानसिक तनाव को कम करते हैं, अवसाद को दूर करते हैं, तो प्रशांतक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई अवसाद है, कोई आप मानसिक रूप से, क्योंकि आपको कभी एंजाइटी जैसे बोलते हो या डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इस टाइप के ट्रैंक्विलाइज़र का यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए ट्रैंक्विलाइज़र काम कैसे करते हैं। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उन पर कार्य करते हैं, तभी क्या होता है? तनाव कम करते हैं, तथा उन मरीज़ों को दिए जाते हैं जिनमें अति तनाव है, हाइपरटेंशन है, अवसादित हैं, हिंसक गुण हो गए हैं, तो इनका यूज़ होता है। जैसे कि रेजरपाइन, ये एक प्रबल प्रशांतक है जिसे राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से पृथक किया जाता है। और बार्बिट्यूरिक एसिड तथा इससे व्युत्पन्न है जैसे कि ल्यूमिनल, सेकोनल, ये सारे भी प्रशांतक औषध हैं। फिर अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ये प्रतिजैविक हैं। वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? तो ये एक प्रकार के वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रतिजैविक होते हैं, मतलब कि जो जीवित कोशिकाएँ आपको इन्फेक्ट कर रही हैं तो उनको ख़त्म करने को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने को, ये जो प्रक्रिया है वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा होती है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन खोजी गई थी। अब ये बहुत बार पूछा गया, तो स्टार लगाइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो किस में की थी? एक कवक में की थी और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा गया। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। याद रहेगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। फिर आते हैं सल्फा ड्रग्स। ये क्या होते हैं? ये औषधों का वह समूह होता है जो सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होते हैं, सल्फा ड्रग्स कहलाते हैं। इसमें भी सल्फाडाइजीन देखिए, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फा ड्रग है। या लगभग सभी प्रकार के कॉक्सस, मतलब जो कॉकस संक्रमण होते हैं उनमें प्रभावकारी है, जैसे कि पेचिस है, मूत्र व श्वसन संक्रमण है, मतलब जो इन्फेक्शंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए सल्फाडाइजीन यूज़ होती है। जो कि कोकस टाइप के इन्फेक्शंस हो गए तो सल्फा ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट है बेहोशी कारक, मतलब एनेस्थेटिक्स। ठीक है, ये औषध कैसे कार्य करते हैं? तो जो कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? बेहोशी कारक। मतलब ये जो एनेस्थेटिक्स हैं ये भी क्या करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। बेहोशी कारक का प्रभाव क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, अर्थात प्रभावित अंग बेहोशी कारक की सांद्रता के कम हो जाने पर शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। जो भी ऑपरेशन थिएटर या इन सब में यूज़ किए जाते हैं, जब भी कोई भी सर्जरी करनी होती तो भी इनका एनेस्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, खाद्य परिरक्षक। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे, बट इससे पहले हमने जो भी ड्रग्स पढ़ी है आप उनको एक बार फिर से रिपीट करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न अक्सर आते हैं और अब आप उनसे गलत ना करें तो बेहतर होगा। ईजी टॉपिक है और प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं? तो देखिए, आपने अपने घर में क्या किया है? अचार बनाते हैं, मम्मी लोग को देखा होगा अचार बनाते हुए बहुत बार। तो अचार में होता क्या है कि क्या करते हैं कि उसको प्रिजर्व करके बहुत टाइम तक रख सकते हैं, खा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है खाने की, जो भी आप फूड रखते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे जीवाणु हैं जिनको हम नहीं देख सकते, वो कम ग्रो कर पाते हैं, या फिर जो उसमें नमक की सांद्रता ज़्यादा होती है, जो अचार बनाया हुआ होता है, तो भी जीवाणु नहीं ग्रो कर पाते हैं, उनकी सेल डैमेज हो जाती है। और यहाँ पर प्रिजर्वेशन का मतलब है, देखिए आप मार्केट में जूस लेके आ रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। अब तो आप देख रहे हो जो भी ड्राई करके वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाती, बाद में आप बॉईल करो, पकाओ, फिर वैसे ही हो जाता है नॉर्मल स्टेज पे। तो वो सब कैसे हो पा रहा है? ये फूड प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा ही पॉसिबल है। तो ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा जीवाणुओं से, यीस्ट से, कवक से करने के लिए किया जाता है। मतलब बैक्टीरिया, यीस्ट या जो फंजाई हैं, इनसे सेफ रखने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग करते हैं। अब कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स कैसे हैं? जैसे कि सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है, Na2S2O5, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। इनका प्रयोग किस में करेंगे? आप लोग जेम्स लाते हो, किसान जेम्स बहुत सुना होगा। सॉसेज हैं, जो सॉस यूज़ करते हो, ग्रीन चिली, टोमेटो वाला, वो सब क्या चाउमीन वगैरह में, वो सब इसी में आएगा। तथा अचारों के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट, C7H5NaO2। सोडियम बेंजोएट बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ये एक तरह का सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है, जिसका प्रयोग किस में करेंगे? मृदु पेय या अम्लीय भोजन, अचार तैयार करने में करते हैं। फिर है सॉर्बिक एसिड तथा इसके लवण, C6H8O2, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट का उपयोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कुछ भोज्य पदार्थों में यीस्ट और फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए, जैसे चीज़ हो गया, फिर पका खाना, अचार, कुछ मांस और मछली के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है एपोक्साइड्स, ये एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक हैं तथा शुष्क फल, मसालों आदि के परिरक्षण में काम आते हैं। अब इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स की हमने बात की है। इसके बाद एनिमल चारकोल, ये जंतु चारकोल होते हैं, इनका उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में करते हैं और कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। किसका किस में प्रयोग हो रहा है? यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन, ये पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है या वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फिर शहद के प्रमुख घटकों में कौन कौन से आते हैं? पूछा जाता है कि हनी का क्या मतलब कॉम्पोजिशन है, तो देखिए कौन से घटक हैं। फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज है, माल्टोज है और जल होता है। तो फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% और जल कितना होता है? 17.2%। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड, एक लवण होता है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं और इसका व्यापक जो उपयोग है वो मिर्गी के उपचार में करते हैं। एस्पार्टेम क्या है? एक कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टेम यूज़ किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल जो मैन मेड शुगर्स आती हैं, आपने मार्केट में देखी होंगी, ये मार्केट में मिल जाती हैं आपको टैबलेट्स के फॉर्म में और बाकी चीज़ों में। तो यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। अब आपसे स्टेटमेंट बन सकता है कि एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है और यह सामान्य चीनी से कम मीठा होता है, तब आप क्या आंसर करेंगे? नहीं, ये उससे 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। फिर दूध का बात करें, दूध एक पायस या इमल्सन का उदाहरण है जो विटामिन सी के अलावा इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बनिक खाद्य पदार्थों की बात करें तो हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों या फिर कीटनाशकों के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। लौंग का तेल, ये क्लोव ऑयल है, इसका प्रमुख घटक क्या होता है? यूजेनॉल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक प्राकृतिक दर्द निवारक होता है या फिर एनाल्जेसिक है और एंटीसेप्टिक्स भी है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में करते हैं। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट निर्माण में भी होता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रमुख औषधियों के बारे में जाना। आपको टॉपिक ज़रूर छोटा लगेगा लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस जनरल साइंस के रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे डीपली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। जिस भी टॉपिक में आपकी वॉइस क्लियर नहीं है वो मैं फिर से रिपीट करके डाल दूँगी, ठीक है। तो वो वीडियो आपको दोबारा मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही क्लासेस के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिए क्योंकि UPPCS और ROA के लिए जो करंट अफेयर है वो इन शॉर्ट्स में ही मैं अपलोड कर रही हूँ, तो शॉर्ट्स के फॉर्म में आप करंट अफेयर देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।